Okay, so hello everyone once again and welcome to another video tutorial of basic pharmacology, pharmacy or I can say physiotherapy. आई होप इस कोरोना पीरियड के अंदर आप सब ठीक ही होंगे एंड यू ऑल विल बी डूइंग गुड. सो बेसिकली आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि हम कुछ नॉर्मल से ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए. ऑलमोस्ट जो एक नॉर्मल पीपल होता है उसे इन सारे दवाओं के बारे में पता होना चाहिए, ड्रग्स के बारे में, जिनको हम बेसिकली कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स. ओवर द काउंटर ड्रग्स यानी कि OTC ड्रग्स होते हैं. कुछ ड्रग्स रहते हैं, मतलब कि OTC ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जिनके लिए हमको प्रिस्क्रिप्शन की नहीं ज़रूरत पड़ती है. वी डोंट नीड अ प्रिस्क्रिप्शन टू गेट दिस ड्रग्स. तो ऐसे ड्रग्स जिनको लेने के लिए हमको किसी मेडिकल स्टोर पर प्रिस्क्रिप्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स या फिर OTC ड्रग्स भी कह सकते हैं. तो उन ड्रग्स के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी कॉमन सी कुछ ड्रग्स होती हैं जिनके बारे में एज अ फार्मासिस्ट या एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको पता होनी चाहिए या नॉर्मल लोगों को भी पता होना चाहिए. ये सारी ड्रग्स जो है अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो जाए, किस कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो ऐसे तो आई नेवर रिकमेंड दैट never ever take a drug without a recommendation of any medical practitioner or doctor or pharmacist. Always try to take drug or try to prescribe drug to another person with further consideration of a medical practitioner or a pharmacist. मतलब कि ऐसे बिना नेट पर सर्च करके कुछ भी ड्रग हमको नहीं देना चाहिए, कभी को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए किसी को भी. खुद के ऊपर चलो ले सकते हो, अगर खुद को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको है तो आप ड्रग वगैरह ले सकते हो, लेकिन ऐसे किसी और को नहीं प्रिस्क्राइब करनी चाहिए ड्रग. लेकिन फिर भी नॉलेज होनी चाहिए कुछ ड्रग्स की. तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में. ओके, ठीक है. तो जिसमें से पहली ड्रग जो है जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे, फर्स्ट ड्रग, ये आती है एंटीहिस्टामिन्स. एंटीहिस्टामिन्स या फिर एंटीहिस्टामाइंस भी प्रोनाउंसिएशन किया जाता है इसका. ये वो सारी ड्रग्स होते हैं, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स जो होती हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एलर्जी में, मतलब कि यूज्ड इन एलर्जी. एलर्जी में यूज़ करने वाले ड्रग्स को हम लोग कहते हैं एंटीहिस्टामिनिक ड्रग. और ये भी OTC कैटेगरी के ही अंदर आते हैं. OTC कैटेगरी यानी कि क्या होते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स. ओवर द काउंटर ड्रग्स के अंदर ही आते हैं, OTC ड्रग के अंदर. अब इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं एक बार वो डिस्कस करते हैं. जो पहला ड्रग इसमें से आता है इसको हम लोग कहते हैं पहली ड्रग है ब्रोमफेनेरिमाइन. ब्रोमफेनेरिमाइन भी एक अच्छा मतलब कि एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है. अच्छा, यहाँ पे जो हम टर्म्स सारे बता रहे हैं ये हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बता रहे हैं कि जो मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट किसी ड्रग के अंदर प्रेजेंट होता है उसके बारे में बता रहे हैं. इसके साथ साथ जो इसकी ब्रांडेड फॉर्मुलेशन आती है मार्केट में उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो पहली एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो है वो है ब्रोमफेनेरामाइन. ब्रोमफेनेरामाइन जो ड्रग होती है ये मार्केट में आती है डाइमिटेन के नाम से. डाइमिटेन के नाम से ये मार्केट में आपको मिल जाएगी. अगर आप डाइमिटेन मांगेंगे तो वो जो ड्रग होगी उसके अंदर ब्रोमफेनेरामाइन नाम का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट या फिर इसका जो कहा जाए सॉल्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट ड्रग जो होती है वो होती है सिट्रिजीन. सिट्रिजीन या फिर इसको कहते हैं लीवोसिट्रिजीन. ये भी एलर्जी के अंदर दिया जाता है. इसकी भी तमाम तरह के ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जिसमें से एक नॉर्मल हम ब्रांड के बारे में बता रहे हैं, इसका नाम है ज़ायटेक.
ज़ायटेक के नाम से अगर मांगेंगे आप, अगर किसी फार्मासिस्ट सॉरी आप मेडिकल शॉप पे जाते हैं, वहाँ बोलेंगे हमको ज़ायटेक चाहिए, तो वो ज़ायटेक जो देगा उसके अंदर सिट्रिज़ीन होता है। अच्छा, जो मेडिकल स्टोर पे जो बंदे काम करते हैं उनको भी क्या होता है ना कि उनको ब्रांड नेम से पता होता है, लेकिन एज अ फार्मासिस्ट आपको पता होना चाहिए कि ड्रग के अंदर का कंपोजिशन क्या है, उसका कंस्टिट्यूएंट क्या है। तो ज़ायटेक जो है ये तो ब्रांड है, मतलब कि सिट्रिज़ीन जो हो गया ये इसका एपीआई है, ज़ायटेक का एपीआई जो है वो सिट्रिज़ीन, यानी कि सिट्रिज़ीन जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो तमाम तरह के ब्रांड के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से एक ब्रांड है ज़ायटेक। इसके अलावा और भी तमाम ब्रांड आते हैं, सबके अंदर सिट्रिज़ीन प्रेजेंट होता है अलग अलग क्वांटिटी में, सपोज 10 mg 20 mg जो भी हो सकता है। तो ये दूसरी, ये भी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के अंदर ही आता है। थर्ड जो आती है वो है क्लोरफिनरामिन। क्लोरफिनेरामिन, इसका पूरा नाम रहता है क्लोरफिनेरामिन मैलिएट के नाम से आती है। और ये जो ड्रग मार्केट में आती है ये किस नाम से आती है, ये आती है क्लोर ट्राइमेटॉन। क्लोर ट्राइमेटॉन के नाम से ये मार्केट में आती है। इसको हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको CPM भी कहते हैं, क्लोरफिनेरामिन मैलिएट। ये थर्ड हो गई। फोर्थ जो ड्रग आती है वो है क्लिमेस्टाइन। क्लिमेस्टाइन ये मार्केट में आती है टेविस्ट के नाम से, मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप मार्केट में बोलेंगे कि हमको टेविस्ट चाहिए तो टेविस्ट में आपको क्लिमेस्टाइन नाम का इंग्रेडिएंट जो है वो मिल जाएगा। थर्ड जो आती है वो आती है डाइफेनहाइड्रामीन। डाइफेनहाइड्रामाइन या फिर हाइड्रामीन, ये बड़ा ही कॉमन सा इसका आता है। बेनेड्रिल नाम का एक सिरप आता है, सुना होगा, सबने सुना होगा बेनेड्रिल नाम का। तो बेनेड्रिल के अंदर डाइफेनहाइड्रामीन ही प्रेजेंट होता है। बेनेड्रिल होता है उसके अंदर डाइफेनहाइड्रामीन ही प्रेजेंट होता है। तो ये ड्रग्स थी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। सेकेंड जो कैटेगरी है, सेकेंड कैटेगरी जो है वो है एनाल्जेसिक्स की। एनाल्जेसिक्स मतलब क्या होता है, पेन किलर्स। पेन किलर्स के बारे में, पेन किलर्स यानी कि जो बॉडी के अंदर पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसको ख़त्म करने के लिए जो पेन किलर्स हम लोग लेते हैं। अब इसके अंदर भी दो कैटेगरी आती है। एक आती है, पहली कैटेगरी जो है वो है माइल्ड मतलब होता है थोड़ा हल्के फॉर्म के लिए। तो माइल्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, माइल्ड के अंदर एस्पिरिन, इसके बाद आइबुप्रोफेन, इसके अलावा एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन जिसको हम लोग पैरासिटामोल के नाम से भी जानते हैं। पैरासिटामोल ये भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये हो गई माइल्ड में। स्ट्रॉन्ग में कौन सी इस्तेमाल होती है एनाल्जेसिक्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेन अगर है, ठीक है, ये तो माइल्ड में इस्तेमाल कर लेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग पेन है तो स्ट्रॉन्ग पेन के अंदर हम लोग ओपियम, ओपॉइड एनाल्जेसिक्स में हम लोग ओपियम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अफीम। ये इसके अंदर से भी ये ओपॉइड एनाल्जेसिक्स के अंदर बेसिक आता है। ओपियम जो होता है ओपॉइड एनाल्जेसिक्स के अंदर आता है, तो ओपियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेरोइन भी एक तरह से ड्रग के तौर पे यूज़ होता है। कोडीन, मॉर्फिन। अब यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे कि भाई ओपियम जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अफीम। ये अफीम है।
तो अफीम जो होता है वो तो खैर नशे के लिए यूज़ होता है, तो कैसे इसको हम लोग ड्रग के तौर पे यूज़ करते हैं। तो जैसे होता क्या है कि जितने भी इस तरह के बेंजोडाइज़ेपिन्स इनको कहा जाता है, कि जैसे बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, सिडेशन कॉज कर रहे हैं, जैसे कि ये ओपियम वगैरह, हीरोइन वगैरह हो गया, कोडीन होता है। अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा कि मार्केट में चलन चला था कि बहुत सारे जो इस तरह के नशेड़ी लोग होते हैं वो क्या करते थे, कफ सिरप को लेके पी लिया करते थे नशे के लिए, क्योंकि कफ सिरप के अंदर कोडीन प्रेजेंट होता है। कोडीन क्या करता है, नशा कॉज करता है। तो नशे के साथ साथ स्लीपिंग भी, सिडेशन भी कॉज करता है। कोडीन हो गया, हीरोइन हो गया, मॉर्फिन हो गया। मॉर्फिन भी एक स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स है, मतलब कि हॉस्पिटल वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है पेन में। तो होता ये है कि ये ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में आते हैं, ओपियोइड यानी कि ओपियम से डिराइव किए हुए। तो क्या होता है ना कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर एक तो जैसे पेन को सप्रेस करना है, सपोज आपको पेन हो रही है, पेन को सप्रेस करना है, तो पेन जो होती है वो हमारे दिमाग से होती है। बॉडी में अगर पेन होती है तो जो हमारे पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे माइंड से कनेक्ट होते हैं, ब्रेन से। वो ब्रेन हमको सेंसेशन कराते हैं हमारे ऑर्गन्स के अंदर, या फिर हमारे जितने सेंस ऑर्गन है उसमें सेंसेशन कराते हैं कि भाई हमको पेन हो रही है। तो अगर दिमाग से उस जगह का कनेक्शन हम काट देते हैं, सपोज आपके चेस्ट में पेन हो रही है, चेस्ट में यहाँ पर पेन हो रही है, तो यहाँ पे कोई ना कोई नर्व होगी जो कि हमारे माइंड से कनेक्ट होगी, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। वो क्या कर रही होगी, वो हमको पेन का सेंसेशन कॉज कर रही होगी। तो अगर वो कनेक्शन हम तोड़ देते हैं, वो तार काट देते हैं, तो हमको पेन का एहसास जो है वो नहीं होगा। तो ये सारे ड्रग यही काम करते हैं। ये क्या करते हैं, इनको जैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी उनके अंदर होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी, उन केसेस के अंदर भी इनको हम लोग लो क्वान्टिटी में प्रिस्क्राइब करते हैं। क्या होता है कि ये सारे ड्रग देने से पेशेंट जो होता है वो काम हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, काम हो जाता है, काम होने के साथ साथ वो आराम से सो जाता है। तो उसको पेन का एहसास जो है वो हो नहीं पाता है, सप्रेस हो जाती है पेन। दिमाग को काम करना ही मेन काम होता है। अगर दिमाग को हमने शांत कर दिया, काम कर दिया, खामोश कर दिया, तो पेन का भी सेंसेशन ऑटोमेटिक जो है वो बंद हो जाता है। तो यही काम करते हैं हमारे ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। और इसी को, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर इसको हमने एक तो पेन सप्रेशन के लिए लिया तो चलो अच्छी बात है, जैसे हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया, लेकिन अगर क्योंकि पेन सप्रेस कैसे कर रहा है, ये नशा कॉज करके, नशा हो रहा है हमारे अंदर, सिडेशन हो रहा है, हिप्नोजन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी जो हो रही है रिलैक्स हो रही है। अगर हम इसको एज आ मतलब उसके लिए मतलब नशे के तौर पे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। नशा करना और पेन सप्रेस करना दोनों अलग चीज़ होती है। नशे में क्या होता है कि आदमी ले लिया, अब बॉडी जो है इसकी एडिक्ट हो गई है, वो बार बार मांग रही है इन चीज़ों को, तो हम बार बार इसे ले रहे हैं और हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो वो हो जाएगा हमको एडिक्शन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमको, फिर हम सही से कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत चीज़ है, लेकिन हाँ पेन सप्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए चाहिए रहता है। ये वैसे मार्केट में इतनी आसानी से अवेलेबल भी नहीं हो पाएगा। आइदर आप एक चाहे अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, या फिर कोई एक फार्मासिस्ट, या फिर कोई हेल्थ केयर के एसोसिएट वगैरह हैं, तब तक आपको ये चीज़ें जो है मार्केट में आसानी से नहीं अवेलेबल हो पाएगी। लेकिन अगर पेन हो रहा है तो आप इन चीज़ों को अपने बॉडी के अंदर ले सकते हैं, इन दवा को खा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग ब्रांड्स की आती हैं मार्केट में, लेकर आप इससे पेन वगैरह सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है थर्ड में आता है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स वो सारे ड्रग होते हैं जो कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं, रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या करते हैं, रिड्यूस करने का काम करते हैं एंटीबायोटिक्स। अब जो हमने बताया था कि जो एस्प्रिन बताया, आइबुप्रोफेन बताया और पैरासीटामोल बनाया, ये सारे जो हैं, ये सारे ड्रग एक सब कैटेगरी के अंदर मतलब मेन कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एनएसएड्स। एनएसएड्स होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इनके अंदर आते हैं। तो एंटीपायरेटिक जो होते हैं वो भी एक कंबाइंड एक्शन दिखाते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर जैसे हम यूज़ करते हैं एस्प्रिन, यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। एस्प्रिन का और भी तमाम फंक्शन होता है कि एस्प्रिन जो है वो मतलब कि पेन भी सप्रेस करता है, बॉडी टेम्परेचर भी आपका रिड्यूस कर रहा है, ठीक है।
ब्लड थिकनर के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। एस्प्रिन को ब्लड को भी थिन करने का काम करता है, सॉरी थिक नहीं, थिन करने का, यानी कि ब्लड को पतला करने का काम करता है। तो एस्प्रिन हो गया। इसके अलावा पैरासीटामॉल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये नहीं है कि इसकी कोई टॉक्सिसिटी ज़्यादा नहीं है तो इसको जब मन करे धड़ल्ले से खा रहे हैं। पैरासीटामॉल जो होता है वो भी हिपैटोटॉक्सिक होता है। अगर ज़्यादा ले रहे हैं इसको हम लोग पैरासीटामॉल, तो ये हमारे लीवर के अंदर प्रॉब्लम कॉज करता है, जिसको कहते हैं हिपैटोटॉक्सिसिटी। तो इसे ज़्यादा नहीं लेना है। इनके अलावा हमने बताया ये एनासिड्स में आते हैं। तो एनासिड्स की और क्या कैटेगरी होती है? एनासिड्स का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं एनासिड्स। ठीक है, अब एनासिड्स के अंदर क्या क्या आते हैं? एनासिड्स के अंदर आते हैं आपके आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन ये मार्केट में आपको अवेलेबल है, मिल जाएगी आसानी से। इसके अलावा आता है नैप्रोक्सेन। नैप्रोक्सेन। इसके अलावा आता है आपका कीटोप्रोफेन। और आता है निमेसोलाइड। अब ऐसे तो कहने में आइबुप्रोफेन हो गया, नैप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन कहने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन हर ड्रग के पीछे एक बड़ी लंबी कहानी होती है। हर चीज़ इसका देखना पड़ता है, क्या प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, क्या ADME है, सब कुछ देखना पड़ता है, क्या टॉक्सिसिटी है, क्या डोज है, सब कैलकुलेट करने के बाद ही हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं होती है, मतलब उतना ज़्यादा अगर नहीं पता है, तो क्या करते हैं, नॉर्मली इसको क्या करते हैं, खा लेते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। तो ये सारे ड्रग्स होते हैं जो कि एंटी पायरेटिक एक्शन देते हैं बॉडी में। इनके अलावा एस्पिरिन एंड रिलेटेड सैलिसिलेट्स। एस्पिरिन एंड रिलेटेड सैलिसिलेट्स जो होते हैं, एस्पिरिन एंड रिलेटेड सैलिसिलेट्स के अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं? इसके अंदर आते हैं कोलिन, मतलब कि एस्प्रिन और उसके रिलेटेड सैलिसिलेट, सैलिसिलेट एक उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, तो इसमें कोलिन आ गया। ठीक है, सैलिसिलेट्स आते हैं, सैलिसिलेट्स आते हैं। इसके अलावा इसमें आता है मैग्नीशियम सैलिसिलेट, इसके अलावा सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलेट्स हो गया। और कभी कभार हम क्या करते हैं कि पैरासीटामॉल को कंबाइन करके देते हैं हम लोग CPM के साथ, जो कि हमने पहले बताया था। पहले हमने बताया था ना कि ये होता है क्लोरफिनेरामिन मैलिएट जो होता है, जो कि हमने एलर्जी के लिए बताया था। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग देने का काम करते हैं। तो ये आते हैं एंटीपायरेटिक एजेंट्स। नेक्स्ट आगे फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी, ठीक है, एंटीसेप्टिक्स। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम बहुत बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, बहुत बेसिक, मतलब कोई डिटेल में नहीं, सिर्फ नाम बता रहे हैं कि आपको एज अ नॉलेज पता होना चाहिए कि ये एंटीसेप्टिक, ये एंटीपायरेटिक एजेंट या ये चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस में नहीं बता रहे हैं, बस एक ओवरव्यू है ड्रग्स के बारे में। तो एंटीसेप्टिक के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एसाइक्लोविर आता है एक ड्रग, जिसको हम लोग आई ऑइंटमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। आई ऑइंटमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं एसाइक्लोविर को। उसके बाद आता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और इसके साथ हम लोग कंबाइन करते हैं सैलिसिलेट, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद ऑइंटमेंट बना देते हैं। तो इसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बेंजोइक एसिड हो गया और सैलिसिलिक एसिड का ऑइंटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं।
उसके बाद बेंजाइल बेंजोएट का भी इस्तेमाल करते हैं। बेंजाइल बेंजोएट का लोशन इस्तेमाल करते हैं। लोशन आता है मार्केट में, बेंजाइल बेंजोएट का लोशन मिल जाएगा आपको, लोशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कैलामाइन लोशन इस्तेमाल करते हैं। देखा होगा मतलब कि गर्ल्स वगैरह इस्तेमाल करती हैं, लैक्टोकैलामाइन लोशन आता है। क्या होता है कि जैसे अगर कोई कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना वो रेंग जाते हैं, अक्सर होता है कि कीड़े मकोड़े रेंग गए, तो उस केस में हम लोग कैलामाइन लोशन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं एंटीसेप्टिक के तौर पे। इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या होता है, एक एंटीबायोटिक होता है। इसका हम लोग ईयर और आई ड्रॉप यूज़ करते हैं। ईयर और आई ड्रॉप के तौर पे ये मार्केट में अवेलेबल आता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्लोट्राइमाजोल, क्लोट्राइमाजोल जो आता है, इस क्लोट्राइमाजोल के नाम का बहुत सारा पाउडर्स है और लोशंस वगैरह हो गए और तमाम तरह के ऑइंटमेंट वगैरह आते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे क्या होता है कि इसका पाउडर आता है, सुना होगा नाम आता है, एक पाउडर आता है माइकोडर्म सी करके, माइकोडर्म सी करके सिप्ला कंपनी का, या एब्जॉर्ब करके एक पाउडर आता है, उसके अंदर क्लोट्राइमाजोल प्रेजेंट होता है। तो क्लोट्राइमाजोल हो गया, इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। उसके बाद एक बड़ा ही कॉमन सा आता है, इसका नाम होता है आपका पोविडीन आयोडीन। पोविडोन आयोडीन, पोविडीन आयोडीन जो होता है ये भी इस्तेमाल किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक। इसका भी एक बहुत कॉमन सा एक फॉर्मुलेशन मार्केट में आता है। पोविडोन आयोडीन का एक बहुत ही कॉमन सा नेम आता है, आप सब लोग ने सुना होगा, यूज़ भी किया होगा, बीटाडीन। बीटाडीन जो होता है उसके अंदर पोविडोन आयोडीन ही प्रेजेंट होता है। तो ये एंटीसेप्टिक कुछ थे, इनके बारे में डिस्कस किया कि इनको यूज़ किया जाता है। अब फर्दर आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। अब हम बात करेंगे पांचवा, एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स या फिर इसको एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर एंटीबायोटिक्स के अंदर आते हैं जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, ये दो तरह से काम करते हैं। एक तो अपना इस एक्शन देते हैं साइडल एक्शन, साइडल मतलब होता है कि किल करने का एक्शन, और स्टैटिक, स्टैटिक साइडल मतलब होता है किल करना, यानी कि क्या करते हैं माइक्रोब्स को किल करते हैं, और स्टैटिक मतलब क्या करते हैं इनहिबिशन करते हैं, इनहिबिशन यानी कि उनकी ग्रोथ जो होती है उसको इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो दो तरह के आते हैं एंटीबायोटिक्स। एक तो क्या करते हैं, एक को कहा जाता है कि बैक्टीरियासाइडिल है, यानी कि वो क्या कर रहे हैं बैक्टीरियाज को किल करने का काम कर रहे हैं, और एक क्या है बैक्टीरियोस्टैटिक है। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब क्या कर रहे हैं, वो इनहिबिट कर रहे हैं उनकी ग्रोथ को, मतलब कि ग्रो होने नहीं दे रहे हैं। तो इनके अंदर जो कॉमन इस्तेमाल होता है वो आती है आपकी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन जो कि मार्केट में आपका आता है सिफिक्जीम के नाम से, मोनोसेफ के नाम से आता है, मोनोसेफ के नाम से या फिर सिफिक्जीम के नाम से आता है। ये सारे क्या होते हैं, सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी के होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कार्बापेनम्स, कार्बापेनम्स हो गए, और इनके अलावा आता है मोनोबैक्टम, मोनोबैक्टम। ये सारे क्या हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा भी और बहुत सारे आते हैं, पर ये हमने कुछ थोड़े बहुत बताए हैं। ये हो गए। नेक्स्ट आगे फिर फर्दर मूव करते हैं, 6 कैटेगरी तक आते हैं। 6 कैटेगरी के अंदर देखते हैं
6 के अंदर आते हैं एंटी एनीमिक एजेंट। एंटी एनीमिक या फिर इनको एंटी एनीमिया भी कहा जाए, एंटी एनीमिया एजेंट, यानी कि अगर बॉडी के अंदर लो हीमोग्लोबिन है तो इसमें हम लोग इसको प्रिफ़र करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं विमेन की, तो विमेन के अंदर जो हीमोग्लोबिन रहता है वो कम से कम नहीं तो 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए एवरेज। ये वैरी भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है। और मेन के अंदर जो रहता है वो 13.5 से लेकर 17.5 तक वैरी कर सकता है ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये है, अगर इससे कम है तो फिर हम ले सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल। माइल्ड रेंज में अगर हम लोग देखते हैं तो माइल्ड रेंज की अगर बात करते हैं तो माइल्ड रेंज में अगर विमेन है तो विमेन के अंदर 10 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है, ठीक। और अगर मेन की बात करते हैं तो इनके अंदर 10 से 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब माइल्ड है, ये थोड़ा सा कम हुआ है। मॉडरेट में क्या होता है कि 8 से 10, मॉडरेट की बात करते हैं अगर मॉडरेट कहते हैं, मॉडरेट तो इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कितना हो गया है 8 से 10 ग्राम पर डेसीलीटर हो गया, ये मॉडरेट में आता है। और इसके अलावा अगर हम लोग सीवियर बात करते हैं, सीवियर यानी कि बहुत ज़्यादा, तो सीवियर में जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी हो जाती है लेस देन 8 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 8 ग्राम से अगर कम हो जा रहा है बॉडी में तो फिर वो सीवियर केस में आता है। तो इसमें आयरन डेफिशिएंसी और जिसकी वजह से होता है, तो अगर आयरन डेफिशिएंसी हो गया है या फिर हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो गया है, अगर बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो गई है या फिर हाइपोक्रोमिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक एनीमिया अगर हो गया है तो इसमें हम लोग क्या सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है आयरन। आयरन तो लेना ही लेना है, ऐसी चीज़ें लेना है जिसके अंदर आयरन जो है वो मिलता हो, ठीक है। और ऐसी चीज़ों को प्रेफर करना है, ऐसी चीज़ें खाना है जिसके अंदर आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा हो। इसके अलावा पायरिडॉक्सिन हम लोग लेते हैं जिसके अंदर इसी क्वांटिटी मतलब हो, जिसकी वजह से हमारा जो कंसंट्रेशन होता है इसका आयरन का वो क्या होता है रेगुलेट होता है। इसके अलावा राइबोफ्लेविन, यानी हमको ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिसके अंदर आयरन ज़्यादा हो। पैराडॉक्सिन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, ऐसे खाने के सामान जिसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है या फिर ऐसी चीज़ें जिसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, इनका इंटेक हमको क्या करना पड़ता है इंक्रीज़ करना पड़ता है। बाकी एनीमिया जो होता है वो कई तरह का होता है, तो जैसे अगर हाइपरक्रोमिक एनीमिया है तो हम उसमें ये प्रेफर करते हैं। अगर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है, अगर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया बॉडी के अंदर है, एनीमिया की ये कैटेगरी है और होप आपने पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे, हमने भी बताया था शायद लेक्चर के दौरान कि एनीमिया जो होता है वो कई तरह से होता है। तो अगर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है तो इसके अंदर हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, इसमें प्रेफर करते हैं विटामिन B12 को प्रेफर करते हैं, फॉलिक एसिड प्रेफर करते हैं, ये सारी चीज़ें प्रेफर करते हैं हम लोग अगर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हमारे अंदर होता है। तो ये चीज़ें थी। तो जैसे हमने इसमें डिस्कस किया तो हम पहले बता रहे थे कि हम कुछ ही ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि बस ऐसे जानने के लिए होना चाहिए कि हाँ इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारे ड्रग्स लेते हैं, वरना ऐसा नहीं है कि यही ही ड्रग्स इस्तेमाल करने हैं। बहुत सारे कैटेगरीज और होती हैं ड्रग की, बहुत सारी तमाम तरह की ड्रग्स आती हैं, तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करके हमको रखनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने बता दिया यही इस्तेमाल करते हैं, यही यूज़ हो रहे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे आते हैं। पर मेरा मकसद था ये बताना आपको, बस थोड़ा सा की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि ये ड्रग्स हो गए, ये एंटीपायरेटिक है, ये एनाल्जेसिक्स हो गए, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, ये एंटीसेप्टिक्स है, ये एंटी एनेमिक ड्रग हो गया, ये सब तमाम तरह के हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि कभी भी ड्रग जो है वो ऐसे ही प्रेफर नहीं करना चाहिए, ना ही प्रिस्क्राइब करना चाहिए, ना ही तो प्रेफर करना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है।
ठीक है। हमको चाहिए कि अगर हम ड्रग किसी को दे रहे हैं तो हमको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस ड्रग के बारे में कि हाँ ये ड्रग ऐसे है, ये इस तरह से काम करता है, इसका ये डोज है ह्यूमन बीइंग के अंदर, इसके ये कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, ये साइड इफेक्ट आ सकता है, ये एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। हर चीज़ देख समझ के तब फिर प्रिस्क्राइब किया जाता है। डॉक्टर्स और जो फार्मासिस्ट अगर उनको छोड़ दिया जाए तो डॉक्टर्स को तो इन्फॉर्मेशन होती है, इवन फार्मासिस्ट को भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है इसके बारे में। तो फार्मासिस्ट क्योंकि उसने पढ़ाई की हुई है, फार्माकोलॉजी के अंदर सारा ड्रग के बारे में बताया जाता है कि ड्रग जो है वो बॉडी में कैसे एक्शन कर रहा है, कहाँ एक्शन कर रहा है, क्या साइड इफेक्ट दे रहा है, कैसे क्या कर रहा है, ये चीज़ें दिखाई जाती है। लेकिन अगर बाई चांस अगर नहीं पता है तो हमको नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गूगल पे सर्च कर लिया, नेट पे देख लिया, यूट्यूब देख लिया, इंस्टाग्राम की वीडियो देख लिया, वहाँ से देखकर प्रिस्क्राइब कर दिया, ला भाई हमको सही लगा था, तू भी ले ले इस चीज़ को, तू भी ले ले, तू भी खा ले, तुझे भी सही हो जाएगा। चला आपने खा लिया, आप तो सही हो गया, अगला खाया उसको प्रॉब्लम हो गई, वो आके आपको गला पकड़ लेगा कि यार तुमने तो बोला था कि सही हो जाएगा, मेरे साथ तो ऐसा हो गया। तो ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेटर है। एक्सपेरिमेंट करना है तो अपने ऊपर आप कर सकते हैं, दूसरों पे ना करें, ठीक है। अनलेस आपके पास कोई एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन या फिर एक प्रिस्क्रिप्शन ना हो या सही नॉलेज ना हो उस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम गूगल यूट्यूब की जो नॉलेज होती है वहाँ से जो मिलती है हमको, अगर सिंपली गूगल पे सर्च कर लिया है, यूट्यूब पे सर्च करके देखा तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसको हम पूरी तरह से ऑथेंटिकेट नहीं कह सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स होती है, वो मतलब उस पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये कुछ ड्रग के बारे में डिस्कस किया, एंड इन कमिंग नेक्स्ट वीडियो आई विल अगेन डिस्कस सम मोर ड्रग्स। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर द अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।